कक्षा 5 बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 115। तो पेज नंबर 115 पे आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या होते हैं बच्चा? अपठित का अर्थ है जो पहले कभी ना पढ़ा हो, किसी कहानी या निबंध का ऐसा भाग या अंश जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में ना दिया हो, अपठित गद्यांश कहलाते हैं। यानी कि ये आपकी पुस्तक का ना हो, आपने पहला कभी नहीं पढ़ा हो। इस अपठित गद्यांश के माध्यम से विद्यार्थियों की भाषा को पढ़ने, समझने और लिखने की योग्यता का विस्तार होता है। परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं तथा उन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब क्या क्या बातों को ध्यान देना चाहिए? अपठित गद्यांश को समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी आपके पास दे रखा है पैराग्राफ, उसको आपको 2-3 बार पढ़ना है। प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर उसके उत्तर गद्यांश में ढूंढने चाहिए। यानी कि जो आपको दे रखा है उसी में उसका उत्तर है। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। अब उत्तर क्या है? उत्तर आप अपनी भाषा में लिखेंगे। उत्तर उतना ही देना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि विकल्पात्मक प्रश्न पूछे गए तो उचित विकल्प ही चुनने चाहिए। अगर आपके पास 2-3 आंसर हैं तो आपको जो सही आंसर है उससे ही दिखना चाहिए। अब आपके लिए उदाहरण के तौर पर एक गद्यांश दे रखा है, अब इसको पढ़ते हैं हम। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक चित्रकार आया। वह बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, मैं दूर देश से आया हूँ और पेशे से चित्रकार हूँ। बादशाह अकबर ने उसे एक चित्र बनाने को कहा। ठीक है। अगले कुछ दिनों तक चित्रकार एक महिला का चित्र बनाने में लगा रहा। बादशाह अकबर, बीरबल और कुछ अन्य दरबारी उस चित्रकार की कृति देखने के लिए गए। बीरबल को छोड़कर सभी ने चित्रकार की दिल खोलकर प्रशंसा की। तो आपके पास एक गद्यांश दे रखा था, आपने इसको पढ़ा, आपकी समझ में एक बार नहीं आता है, आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे। अब जब आपने 2-3 बार पढ़ लिया है, अब उसमें क्या प्रश्न पूछे हैं देखो। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? तो हमने पढ़ा था कि उसके दरबार में कौन आया? चित्रकार। तो ये प्रश्न देखो, आप इस प्रश्न का उत्तर आपको इस गद्यांश से ही मिल गया। तो हमने लिखा एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक चित्रकार आया। चित्रकार ने बादशाह को क्या कहा? चित्रकार ने बादशाह से कहा वह दूर देश से आया है और पेशे से क्या है? चित्रकार है। चित्रकार ने क्या बनाया? तो आपने पढ़ा था, चित्रकार ने महिला का चित्र बनाया। चित्रकार की कृति देखने के लिए कौन कौन गया? तो बादशाह अकबर, बीरबल और कुछ अन्य दरबारी उस चित्रकार की कृति देखने के लिए गए। चित्र की प्रशंसा किसने ने की? तो आपने यहाँ पे पढ़ा था, बीरबल को छोड़कर। तो बीरबल ने चित्र की प्रशंसा नहीं की। तो इसके उत्तर हमको कहाँ मिल गए? इसके उत्तर हमको इसी गद्यांश में मिल गए। ठीक है। जैसे आपके पास फिर यहाँ पे 2-3 गद्यांश और दिए गए हैं। अब उन गद्यांशों के उत्तर भी आपको उन्हीं से मिलेंगे। जैसे अभी दूसरा भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, वह बलिदान का रंग है। बीच में सफ़ेद रंग है जो शांति का प्रतीक है और सबसे नीचे हरा रंग है जो हरियाली व उन्नति का प्रतीक है। इस बीच में एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। ये हमें संदेश देता है, चलते रहो, रुको मत। जब भी हम खेलों में, युद्धों में जीतते हैं तो हमारे देश का नाम ऊंचा होता है, तब खुश होकर हम तिरंगा लहराते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर इसे फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है और यह हमें प्राणों से भी प्यारा है, हम इसे प्रणाम करते हैं। अब क्या प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं और कौन कौन से? अब देखो, आपके पास यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय झंडे का केसरी रंग किसका प्रतीक है? तो हमने पढ़ा था,
हमारे राष्ट्रीय झंडे का केसरी रंग बलिदान का प्रतीक है। तीसरा, हमारे राष्ट्रीय झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? हमारे राष्ट्रीय झंडे का हरा रंग हरियाली व उन्नति का प्रतीक है। चौथा है, अशोक चक्र क्या संदेश देता है? अशोक चक्र सदा चलते रहने का संदेश देता है। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय झंडा कब कब फहराया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा जब हम खेलों में युद्ध में जीतते हैं तो फहराया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी के अलावा 2 अक्टूबर को भी हम अपने झंडे को फहराते हैं। तो इसी प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि गद्यांश किस तरह से होते हैं और किस तरह से उनके उत्तर देते हैं। अब पेज नंबर 117 में आप देखेंगे कि आपके पास 2 गद्यांश दे रखे हैं, वो आपके लिए खुद से करने के लिए हैं, अभ्यास के तौर पर आपको दिए गए हैं। आप उस गद्यांशों को पढ़ते हैं और उन्हीं में से उत्तरों को छांटते हैं। अब देखो, ये गद्यांश मैंने आपकी कॉपी में लिख रखा है, इसको देखते हैं। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे लिखेंगे। देखो, आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सलीम अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए कहता है। यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रखी है, सलीम, तो वो आसमान में देख रहा है, कह रहा है कि आज तो ईद का चांद आने वाला था। अचानक उसे चांद नज़र आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ से पास आकर बोला, अम्मी अम्मी, कल ईद होगी ना? देखिए, चांद दिख गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल ईद होगी। सलीम बोला, अम्मी, मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने ये कहा था कि ईद से पहले दिला देंगी। यह सुनकर माँ उदास हो गई। सलीम के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर ज़रूरत को पूरा कर रही थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन वो जूते कहाँ से लाए? माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे रोता देखकर सलीम बोला, अम्मी, आप रोने लगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। अब देखिए, अब इसके नीचे उन्होंने प्रश्न पूछ रखे हैं। पहला प्रश्न है, सलीम ने आसमान में क्या देखा? तो उत्तर आएगा, सलीम ने आसमान में चांद देखा। प्रश्न दूसरा, सलीम को ईद पर क्या मिलना था? सलीम को ईद पर नए जूते मिलने थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अम्मी उदास क्यों हो गई? उत्तर आएगा, अम्मी सलीम के लिए नए जूते नहीं ला सकती थी, इसलिए वह उदास हो गई। फिर है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाचक लिखो। आसमान का पर्यायवाचक गगन और आकाश, चांद का राकेश और मयंक। पांचवा, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब ये गद्यांश हमने पढ़ा, तो इसमें हमने देखा एक छोटा सा बच्चा है, वो लोग बहुत गरीब हैं और वो ईद में अपने क्या सोच रहा है कि उसे नए जूते मिलेंगे, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि वो नए जूते नहीं ला सकते। तो उचित शीर्षक हमें लगा कि गरीब की ईद। ये किसकी ईद है हो रही है? यहाँ पे गरीब बालक की ईद हो रही है। आपको इससे भी अच्छा शीर्षक मिलता है तो आप अपनी तरफ से इसको लिख सकते हैं। अब नीचे देखेंगे, नीचे एक और आपका गद्यांश है, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, इसी गद्यांश को पढ़ना है, ढंग से 2-3 बार पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अपठित गद्यांश पूरा होता है।